नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आज 1 जनवरी 2016 है, एक नए साल का आगाज़। और सबसे पहले तो मैं आप सबको इस नए साल की मुबारकबाद देता हूँ। आप सबको जो इस्लामाबाद में है, जो कराची में है, जो लाहौर में है, जो पेशावर में है, जो कोयटा में है, जो मुजफ्फराबाद में, गिलगित में है, पाकिस्तान के तूल अर्ज़ में है, और दुनिया न्यूज़ के और इस प्रोग्राम के वो तमाम व्यूअर्स जो मशरक़ वस्ता में हैं, बरतानिया में है, यूरोप में है, अमेरिका में है, आप सबको इस नए साल की मुबारक हो। आपने देखा कि जिस तरह से दुनिया के बहुत से शहरों में, ममालिक में, बरतानिया में, अमेरिका में, ब्राज़ील में, दुबई में लोगों ने आतिशबाजी के खूबसूरत मुजाहरों में तमतमाते चेहरों से, जोश और वलवले से एक नए साल का इस्तकबाल किया। अल्लाह करे कि आपके लिए, आपके घर वालों के लिए, ख़ानदान के लिए, आपके कैरियर के लिए ये नया साल इसी तरह से मुबारक साबित हो। लेकिन हमारा प्रोग्राम एक खालिस्तन सियासी प्रोग्राम है और हमारे लिए ये समझना और ये कहना बहुत ज़रूरी है कि किस तरह से 2015 के जो सियासी वाक़यात हैं उनका बड़ा गहरा ताल्लुक़ है इस नए साल 2016 से। नाज़रीन, यूँ तो दर्जनों वाक़यात और डेवलपमेंट्स बहुत अहम हैं, लेकिन हमारे एतबार से और ख़ित्ते के एतबार से 3 डेवलपमेंट्स बहुत ही अहम हैं। इस साल का 2015 का जब आगाज़ हुआ तो सऊदी अरब और उसके इत्तेहादी यमन की सिविल वॉर का हिस्सा बन गए, और इस बरस का जब इख्तिताम हुआ तो दुनिया ने देखा कि सऊदी अरब ने 34 ममालिक की एक इस्लामिक मिलिट्री अलायंस जो है जिसमें पाकिस्तान और तुर्की भी शामिल हैं, वो कायम करने की कोशिश की दाइश और दहशतगर्दी का मुकाबला करने के लिए। इसी साल 2015 में अमेरिका और ईरान के दरमियान वो न्यूक्लियर डील जिसका बहुत देर से जो मतवक्को थी वो तय पा गई, और जहां ईरान के वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि ये एक विन विन सिचुएशन है, वहां हम जानते हैं कि मशरक़ वस्ता के तूल अर्ज़ में खौफ और इस्तराब की एक लहर दौड़ गई। इसी बरस में हमने देखा कि रूस जो है वो बिलाखिर सीरिया की, शाम की सिविल वॉर का हिस्सा बना, और रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन जो हैं वो दुनिया के सबसे इन्फ्लुएंशियल और डिसाइसिव स्टेट्समैन की हैसियत से उभरे, और उन्हीं की ये जो डिसीजन मेकिंग है उसकी वजह से अब तवक्को की जा रही है कि 2016 जो है वो मुल्क शाम के लिए एक ईयर ऑफ स्टेबिलिटी जो है वो साबित हो सकता है। 2015 ने एक बार फिर ये साबित किया कि दिस इज़ एन एज ऑफ ग्लोबलाइजेशन। कहीं भी कोई डेवलपमेंट्स हों, दहशतगर्दी के वाक़यात हों, हवादिस हों, जंग हो, पूरी दुनिया उसकी लपेट में आ सकती है। पेरिस और कैलिफोर्निया की दहशतगर्दी जिसके महरक़ात शायद इनफरादी हों, चाहे उसकी जोग्राफियाई वजूहात हों, उसके बाद एक बार फिर मगरब ने पूरी दुनिया के मुसलमानों को मुजरम समझा, इस्लामोफोबिया में इजाफा हुआ। आयलन कर्दी का जो इमेज था, एक साहिल में एक बच्चे की मौत का जो इमेज था, उसने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया। पूरी दुनिया की सियासत और तारीख का धारा बदल गया, और मगरब ने शाम की सूरत हाल के बाद पहली दफ़ा मगरब को और यूरोप को ये एहसास हुआ कि वो खुद भी अपनी ही कार्रवाई का, अपनी ही बॉम्बिंग का, अपने ही फैलाए हुए कायोस का वो खुद भी निशाना बन सकते हैं। आज के इस प्रोग्राम में इन तमाम चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए हम 2 थीम्स को लेकर चलेंगे, क्योंकि तमाम वाक़यात पे हम डिस्कशन नहीं कर सकते। 2 थीम्स को हम लेकर चलेंगे। पहले हम देखेंगे कि इस बरस 2015 में किस तरह से पाकिस्तान की सियासत मुतासर हुई। वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ जिनकी सियासत डिफेंसिव पे लगती थी, जो मुश्किल में लगते थे 2014 में, कैसे 2015 में एक बार फिर वो ताकतवर बनकर उभरे हैं, और यहीं से हम आज की डिस्कशन का आगाज़ करेंगे। नाज़रीन, मेरे साथ हैं पाकिस्तान के मुमताज़ तज्ज़ियाकार, कॉलमनिस्ट और एंकर पर्सन जनाब रऊफ़ क्लासा साहब। क्लासा साहब, मेरी बुनियादी थीम ये है आपके साथ बहस शुरू करते हुए कि जहाँ 2014 जो है
वो वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ साहब के लिए एक चैलेंज का साल था। उन पर बहुत दबाव था, बहुत प्रेशर था। इमरान खान साहब का चैलेंज था, इस्टेब्लिशमेंट का चैलेंज था, मीडिया का चैलेंज था। वहाँ 2015 मियाँ नवाज़ शरीफ साहब के लिए एक बहाली का साल था, जिसमें फोकस जो है वो ज़रब अज़ब पे रहा है, कराची पे रहा है। जुडिशल कमीशन की रिपोर्ट ने उनको बहाल किया है। जो बाई इलेक्शंस हुए हैं उसने उनको स्ट्रेंथ दी है, और फिर बल्दियाती इंतखाबात और कैंट बोर्ड का। तो नवाज़ शरीफ साहब जो हैं वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग बन के इमर्ज हुए हैं, बहुत मजबूत लग रहे हैं। और अब नवाज़ शरीफ साहब और उनकी जो भी किचन कैबिनेट है वो अब 2018 के इलेक्शन की तरफ जा रही है। मेरा ख्याल है आपने बड़ा ये मुहित बड़ा उसको आप कह सकते खूबसूरती से सम अप किया। इतने बड़े अहम इश्यूज़ थे 2014 और 15 को, जिस तरह आपने उनको बैठ के कंपैरिजन किया। ये मैं आपसे एग्री करता हूँ कि वाकई उन 2014 मुश्किल साल था और 2015 जो है उनके लिए आसानी लेके आया है। एक चीज़ है कि जब आप क्यों करते हैं आप मुझसे एग्री? वजह क्या? आपने एग्री तो कर लिया, आप एग्री तो करते नहीं किसी से। डिफिकल्ट पर्सन टू एग्री। वो कोई आपको खुश करने के लिए ऑफ कोर्स नहीं कर रहा, लेकिन आपकी बातों में लॉजिक है, रीज़न है। जहाँ पे लॉजिक और रीज़न आ जाए फिर उसके बाद ही बंदा बहस करे तो वो थोड़ी सी बेवकूफ़ी होती है। जो इसमें अब इसमें जो मेरे लिए प्रॉब्लम है थोड़ा सा एज ए उसके जर्नलिस्ट के तौर पर, या आप कह सकते हैं एज ए कॉमन सिटीजन, वो ठीक है कि नवाज शरीफ साहब मजबूत हुए हैं, आपकी पार्लियामेंट मजबूत नहीं हो रही, आपकी कैबिनेट आपकी मजबूत नहीं हो रही, आपकी स्टैंडिंग कमेटीज़ जो है जो पार्लिमानी उसको सिस्टम को लेकर चलते हैं वो मजबूत नहीं हो रही। उसकी मेरे पास 2-4 उसकी रीज़न भी हैं। ये अकाउंटेबिलिटी प्रोसेस जो है या ट्रांसपेरेंसी जो है, क्यों कहते हैं जब वज़ीर आज़म एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर है, मतलब कहा जाता है कि तीसरी दफ़ा इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर हैं और उनको चैलेंज इस्टेब्लिशमेंट से होता है या मीडिया के अनासर से होता है या इमरान खान के गैर जमहूरी तर्ज अमल से होता है, तो फिर जब वज़ीर आज़म स्ट्रॉन्ग होते हैं तो जमहूरियत स्ट्रॉन्ग होती है? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि वज़ीर आज़म के स्ट्रांग होने से जमहूरियत स्ट्रांग होती है। मेरा यह ख्याल है कि आपके 3-4 इंस्टीट्यूशन अगर स्ट्रांग हो रहे हैं और वज़ीर आज़म उनको पावर दे रहे हैं। मसला पार्लियामेंट की बात कर लेते हैं। आप उठा के देख लें कि पार्लियामेंट में नवाज शरीफ साहब कितने दफ़ा गए हैं। इवन कोरम का इशू देख लें, अगर आप उसको आज उठाएं, अगर पिछले 2015 में देखें तो कोरम कितनी दफ़ा टूटे कि आपके पार्लियामेंटेरियन जो हैं, आपके एमएनएस जो हैं, तो वो तो पार्लियामेंट में इंटरेस्ट नहीं रखते। अब उनके इंटरेस्ट न लेने की वजह यह कि वज़ीर आज़म साहब खुद नहीं जाते वहाँ पर, उसमें हाउस में नहीं जाते। आप कैबिनेट को देख लें, कैबिनेट कितना बड़ा आपका एक कॉन्स्टिट्यूशनल आप उसका कह सकते हैं रोल है। आज ही देख लें, डान में मेरा ख्याल है कि मैं उसकी देख रहा था, तस्वीर देख रहा था, उनकी मरियम नवाज साहबा की छपी है जिसमें उन्होंने सेल्फी ली है कि मरियम साहबा जो है वो उस पर ड्राइविंग या पैसेंजर सीट पे बैठी असल तस्वीर है। बिल्कुल, आज के डान में देख लें, ये आज का डान अभी आप मंगवा के उसमें देख लें। डान मेरा ख्याल पेज नंबर 4 या 5 पे सेल्फी है। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग पिक्चर, और जिससे डिपिक्ट करते हैं कि पाकिस्तानी जमहूरियत का रुख जो है उसमें है क्या तस्वीर? उसमें सर ये है कि मरियम नवाज साहबा जो है वो उन्होंने सेल्फी ली है और मेरा ख्याल है उस पर बैठे, पैसेंजर सीट पे बैठे, ड्राइविंग पे शायद कोई और होगा कोई, तो उस पर उन्होंने वहाँ से सेल्फी ली है। उसमें एक तो अगर मरियम नवाज साहबा का अपना फेस नज़र आ रहा है, और पीछे जो बैठे हैं पिछली सीट पे उसमें नवाज शरीफ साहब बैठे हुए हैं और साथ में इसहाक डार बैठे हुए हैं। और जो कैप्शन लगा हुआ है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है कि उसमें ये कहते हैं कि मरियम नवाज साहबा जो हैं वो सेल्फी ले रही हैं, और पीछे जो उनके हैं नवाज शरीफ साहब जो हैं या डार साहब, वो बैठ के पेट्रोलियम प्राइसेस को डिस्कस कर रहे हैं कि हमने कितनी पेट्रोलियम प्राइसेस कम करनी है, कितनी ज़्यादा करनी है। ये आपकी डेमोक्रेसी अगर है, अगर आप इसको समझते हैं। एतराज़ मेरा ये है कि आपने अगर प्राइसेस जो है इस तरह के इश्यूज़ जो हैं, अब वालिद साहब बैठे हैं, उनकी साहबजादी साहबा बैठी हैं या साथ में उनके समधी बैठे हुए हैं, भाई कैबिनेट में लेके जाएं। आपने अगर प्राइसेस कम करनी है, कितनी कम करनी है, ये फैसला कितने लोगों में होना चाहिए सपोजली। अच्छा, पहले तो आपको ये आगरा लेवल पे कर लेना चाहिए। अगर उस आइडियली कॉन्स्टिट्यूशनली समझते हैं तो आगरा का काम है वो कर ले। अच्छा, अगर वहाँ पर भी नहीं हो रहा तो चलें आप फिर उसके पेट्रोलियम मिनिस्टर को कर दें, आप करने दें। आप पेट्रोलियम मिनिस्टर को भी नहीं करने दे रहे, आप उसमें खुद वज़ीर आज़म, उनके समधी और उनके साहबजादी बैठ के कर रहे हैं। मेरे ख्याल में इस तरह के इशूज़ जो हैं आपको या तो कैबिनेट में लेके जाने चाहिए थे, या आगरा एक आपकी रेगुलेटरी अथॉरिटी उसको करने थे। जब आप मुझे एक बात बताएंगे, जब इन्होंने प्राइसेस बढ़ानी हो पेट्रोल की, आपने कभी देखा है कि इस तरह का कोई उसका अनाउंसमेंट है वज़ीर आज़म करेंगे कि आके करेंगे कि हमने 3 रुपये बढ़ा दिए फी लीटर, हमने 10 रुपये बढ़ा दिए। सो आपने क्या काम किया है? वो अनाउंसमेंट ओगरा से होती है, वो आगरा से होती है, प्रेस रिलीज के जरिए हो जाता है। मतलब है कि ओगरा टोटली सबऑर्डिनेटेड है प्राइम मिनिस्टर की किचन टीम के। एब्सोल्युटली सर, इसमें आपको जो मुझे खतरात लग रहे हैं ना, एक तो पॉइंट ये हुआ कि 2014 और 15 में, कि 2014 में नवाज शरीफ साहब ने अपनी पार्लियामेंट जो है उसको भरपूर इस्तेमाल किया धरनों के खिलाफ और इमरान खान के खिलाफ। उस वक्त महमूद खान अचकज़ई साहब भी बोल रहे होते थे, असफंदियार वली भी बोल रहे होते थे, पीपल्स पार्टी भी इंपॉर्टेंट थी। जब उस क्राइसिस से मियाँ साहब निकल आए हैं तो उसके बाद पार्लियामेंट जो है वो पसे पुष्ट पे डाल दी गई। एब्सोल्युटली, आपने सही इसको कह रहा। उसकी 2-4 मिसालें मैं आपको दे देता हूँ आपके आर्गूमेंट को सपोर्ट करने के लिए। आपने पिछले दिनों सेनेट में उनकी तकरीर सुनी थी, इनकी चौधरी एतजाज़ अहसन साहब ने क्या कहा था? उन्होंने यही कहा था कि जब इमरान खान ने आपको गले से पकड़ा हुआ तो आप हमारे पैरों में पड़े हुए थे। ये उनकी तकरीर है, रिकॉर्ड पर मैं बता रहा हूँ, मैं अपनी तरफ से नहीं ऐड कर रहा। आप जो ही खतरे से निकल रहे
आप निकल गए हैं तो आपने हमारी गर्दन पकड़ ली है। सो उसमें आप इवन याद होगा एतजाज़ हसन साहब ने यहाँ तक कहा कि आपको हमने धरने के दिनों में बचा के गलती की थी। सो ये पॉलिटिक्स का जो एक स्टाइल है कि ये अब उनके जो इत्तेहादी हैं जिन्होंने नवाज शरीफ साहब को 2014 में बचाया था, मैं एतजाज़ को कोट कर रहा हूँ बार बार, वो भी ये कहने पर मजबूर हैं कि हमने आपको बचा के गलती की थी। नहीं, लेकिन आप भी समझते हैं कि गलती की थी? नहीं, मेरा नहीं ख्याल, मेरा ज़ाती तौर पर अभी भी ख्याल है कि जैसे भी लूज़ आपकी डेमोक्रेसी है, इसको आपको टाइम हमें देना पड़ेगा, इसको चलना चाहिए। लेकिन जो मेरे लिए काज ऑफ कंसर्न है, जो नवाज शरीफ साहब के लिए भी होनी चाहिए थी कि जो टूल्स हैं यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी के या उसके डेमोक्रेसी के, कि अगर आपने सारे अफेयर फैमिली में रख लेने हैं तो ये नवाज शरीफ साहब के लिए बिग थ्रेट है। माजी में भी यही कुछ हुआ है कि मियाँ साहब किसी पे ट्रस्ट नहीं करते, वो अपनी बिरादरी पे करेंगे, अपने उस लाहौरी पे करेंगे, अपने करीबी करोनी पे करेंगे। अपने अलावा जो तस्वीर का मैं हवाला दे रहा हूँ, ये बहुत बड़ा इंडिकेशन है। ये उससे देख लें कि पाकिस्तान में जमहूरियत के फैसले जो मियाँ साहब किसी से मशवरा करके करते हैं या फैमिली उस पर आ गए। आपने बात की किचन कैबिनेट की, ये तो किचन कैबिनेट भी नहीं है। ये जो मैं तस्वीर जिसकी बात कर रहा हूँ, जिसमें फैसला किया गया है कि पेट्रोल की कीमतें हमने कितनी, अच्छा पेट्रोल की तो बड़े उन्होंने खैर वो कम ही नहीं की ना, वो एक गाड़ी में बैठ के एक ड्राइव करते हुए वज़ीर आज़म, उनके समधी और उनकी बेटी जो है फैसला कर रही हैं। इससे आपका क्या ख्याल है, जमहूरियत ये मजबूत हो रही है? मेरा ख्याल है नहीं हो रही। आप अपनी पावर जो है वो शेयर नहीं कर रहे। वज़ीर आज़म अपने मिनिस्टर के साथ उसमें डिस्कशन नहीं करते। आप मिले इस्लामाबाद में किसी मिनिस्टर से, उनको तो एक्सेस ही नहीं है प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान तक। इससे मैं समझता हूँ कि पार्लियामेंट का रोल आपका कम हो रहा है। अच्छा, उसका नतीजा क्या निकल रहा है? इस तक हम पहुंचे क्यों? एक वजह तो ये समझ आती है कि आर्मी पब्लिक स्कूल पे दहशतगर्दी के हमले के बाद पाकिस्तानी सियासत का जो महवर है, जो मरकज़ है, जो फोकस है, वो तब्दील हो गया। वो चला गया वॉर अगेंस्ट टेररिज्म पे, ज़रबे अज़ब पे, कराची को स्टेबलाइज करने में, तालिबान के खिलाफ, जिस वजह से नवाज शरीफ साहब को स्पेस मिली। वो स्पेस का मिलने का ये मतलब तो नहीं होता कि आप नहीं, लेकिन वजह क्या बनी? वजह ये बनी, या नवाज शरीफ साहब हैं इतने चालाक हैं, इतने स्मार्ट हैं, इतने इंटेलिजेंट हैं कि उन्होंने आउट मैनूवर कर दिया अपने तमाम मुखालिफिन। वो कहते हैं जब आप अपनी पीक पे होते हैं ना इंटेलिजेंस की या पावर की, तो उसी वक्त ही गलतियां करते हैं। ये जहन में रखिए, फाल तो कहीं ना कहीं से शुरू होना होता है। मियाँ साहब का आपने बिल्कुल सही कहा अपने इंट्रो में कि ये उनका साल पीक का साल है। अब मियाँ साहब को बड़ा संभल के चलना होगा। अच्छा, अब उनसे गलतियां होंगी। आप कहते हैं कि जो गुजर गया साल 2015 वो उनका पीक था? उनका पीक का साल था। उसकी रीजन क्या थी जो आपने चीजें बताई? 2014 से हट के उन्होंने अपने आप को दोबारा, आप कह सकते अमर्ज किया है, दोबारा उन्होंने रिअसल्ट किया अपने आप को। अब जो उनके लिए प्रॉब्लम हो रहे हैं कि उनके खिलाफ कोई बड़ी मेजर अपोजिशन नहीं बच गई। अब पीपल्स पार्टी कंप्रोमाइज है। इमरान खान साहब को बिल्कुल उनको अपोजिशन का, पार्लिमानी अपोजिशन की बात करूँ, उनका स्टाइल ही डिफरेंट है। वो सड़कों पर बात करेंगे, टीवी शोज में बैठ कर अपना रोला डालेंगे। इसके अलावा इमरान खान साहब जो है पार्लिमानी पॉलिटिक्स नहीं कर सकते, ना उनको अंडरस्टैंडिंग है, ना हाउस के अंदर उन्होंने कभी कोई बहुत बड़ा कोई मेजर उन्होंने आप कह सकते सेटबैक किया है। एक इंडिकेशन बड़ा उनके लिए खतरनाक आ रहा है। सियासी एतबार से उनकी शादी उनके लिए ज्यादा नुकसानदेह साबित हुई है? मुझे उनकी हिकमत अमली की गलतियां, मेरा ख्याल है मुझे कलवाना चाहते हैं। चलो मैं ये हिकमत अमली की गलतियां या शादी ज्यादा नुकसानदेह थी कि हिकमत अमली की जो गलतियां उन्होंने की हैं? मेरा ख्याल है कि जनवरी 2015 से ऑनवर्ड इमरान खान ने जितने फैसले भी किए उनके खिलाफ गए, चाहे उसमें शादी का फैसला था, उनके डिवोर्स के फैसले थे, उनके टाइमिंग बड़ी गलत थी। अब बहुत सारे लोगों के लिए अगेन ये डाइजेस्ट करना मुश्किल था कि वहाँ पे 140 बच्चे वहाँ पे मरे पड़े हैं, उनके असैसिनेशन हुई है, वालिदैन रो रहे हैं, पूरी दुनिया रो रही है, और इमरान खान साहब 22 दिन बाद शादी फरमा रहे हैं। एक तो मेरा ख्याल है दैट वाज अगेन ए बैड मैसेज जो नहीं आना चाहिए था इतने बड़े एक लीडर की तरफ से। चलें जी, हो गया, लोगों ने मान लिया। उसके बाद आपने एक दिन पहले, जब बलदियाती इलेक्शन हो रहे हैं, एक दिन पहले आप उसको जरिए ट्वीट के जरिए, प्रेस रिलीज के जरिए डिवोर्स कर रहे हैं। ये पॉलिटिशियन जो है ऐसे नहीं करते। टाइमिंग ये पॉलिटिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट है, मैटर करती है। एक ब्रेक ले लें नाज़रीन, एक ब्रेक ले लेते हैं। क्लासा साहब भी मुझसे एग्री कर रहे हैं कि 2015 जो है वो वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब का जो है उनकी बहाली का साल था। उनके ताकत में, असर रसूख में बेइंतहा इजाफा हुआ है। क्या 2016 जो है वो मज़ीद उनकी ताकत में इजाफा करेगा? इस पर बात करते हैं आफ्टर द ब्रेक।